अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पिछले जून जब हुकूमत ने बजट पेश किया था तो IMF ने भी और हुकूमत ने इस बात पर बहुत शादियाने बजाए थे कि बिलाखिर हुकूमत कामयाब हो गई है कि उन्होंने जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन पर जो टैक्स है वो लगा पाए हैं। लेकिन आज हम जो खबर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी की तहलका खेज खबर है और उसका जो इंकशाफ है वो खुद जो हुकूमती एक जो सेनेटर हैं उनकी तरफ से ये सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं मुबैना तौर पर टैक्स बचाने के लिए जो अपनी बरामदी अशिया हैं उनको IT एक्सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। ये क्या कहानी है सारी, इस पर बात करेंगे। शहबाज, इंटरेस्टिंगली ये यकीनी तौर पर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जब भी उनके हवाले से जो भी बिजली गैस की कीमतों को इंक्रीज किया जाए या टैक्स लगाने की बात की जाए तो उनके पास हमेशा एक प्ली होती थी, बड़े बड़े इश्तिहार भी हमारे सामने आ जाते थे और वो यही कहते थे कि देखें हम तो पाकिस्तान के कौमी मफाद में ये काम कर रहे हैं, अगर बरामदात कम हो जाएंगी तो ये जो कीमती ज़र मुबादला है वो नहीं आएगा, कीमती ज़र मुबादला नहीं आएगा तो पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और इस तनाजुर में फिर ये काफ़ी अचीवमेंट समझी जा रही थी कि उसके बावजूद हुकूमत ने अपनी एक पॉलिटिकल विल दिखाई और उनके ऊपर ये 29% इनकम टैक्स आयद किया। बट ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि चोर दरवाजे से मुबैना तौर पर ये जो एक्सपोर्टर्स हैं अभी भी वो टैक्स नहीं दे रहे, ये क्या कहानी है सारी? कामरा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये क्रेडिट था कि उनके ऊपर बेतहाशा ये दबाव आया इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से कि आप हमें नॉर्मल टैक्स रिजीम में ना लेके जाएं। उनका जून से पहले उनका सिर्फ 1% उनके ऊपर टैक्स लगता था जो वो एक्सपोर्ट्स करते थे, उसकी ग्रॉस जो उसको उनकी जो आमदन होती थी ग्रॉस के ऊपर जो रिसीट्स थी उसके ऊपर 1% उनको देना पड़ता था। बेतहाशा दबाव आया, कई मीटिंग्स आई हुई इस हवाले से, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने क्योंकि पीछे IMF का ये इस पे एक उनका बाकायदा असरार था कि इस शोबे को आपको प्रॉपरली टैक्स करना है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो आप कह सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, जो इनकम टैक्स होता है वो तो जो टोटल आमदन आपकी नेट है उसी के ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता है। तो फाइनली ये एक अचीवमेंट वाकई समझी गई उस वक्त IMF की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। हमने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हुकूमत ने दबाव की परवाह किए बगैर ये टैक्स लगा दिया। और टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स है या ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है गुड्स की पाकिस्तान की, ये उन 3 सेक्टर्स में शामिल है जिसको IMF इस दफ़ा टारगेट कर रहा है, जिसमें एक दूसरा सेक्टर ज़राअत का है और तीसरा ताजरों का है। हम तो ये समझे थे चले कम से कम जो एक्सपोर्ट्स की हद तक हुकूमत को कामयाबी हो गई है, लेकिन खुद सेनेटर अनुशा रहमान कोई आम खातून नहीं है, वो खुद फेडरल मिनिस्टर रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। उनकी तरफ से ये डिस्क्लोजर आया सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग में, जहां पे उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि उनको और जो उनकी इंफॉर्मेशन की बेस थी इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री की तरफ से उनको अप्रोच किया गया गालबन, या उन्होंने कहीं किसी से बात हुई कि इस तरीके से ये जो कंपनीज हैं जो गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, मेनली टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का उन्होंने नाम लिया, वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स हैं उसको IT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स हैं उसमें शो कर रही हैं। ये कैसे वो हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो बात की बात है, ये तो तहकीकात में पता चलेगा और किस हद तक इसमें एवेजन हो रही है। अब इसमें फ़र्क ये ऐसा क्यों वो कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड कंपनी रेट है वो 29% है, जो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसका रेट 1% है, और अगर आप जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है उसके मेंबर हैं तो जो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ 0.25% है। तो सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि ये 0.25% के ऊपर ये कंपनीज डिक्लेयर कर रही हैं। वहाँ पे जो चेयरमैन थे इसके FBR के राशिद लंगड़ियाल साहब वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल भी इस चीज़ को उन्होंने रूल आउट नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी ऐसा होना मुमकिन है और हम इस चीज़ को देखेंगे। काफ़ी बड़ा इंकशाफ है ये काम। ये बताएं कि क्या ये इस तरह से पॉसिबल है कि आप बेच लेट से चने रहे हैं लेकिन जो आप पैसा वसूल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी हम तो सेब बेच रहे थे उससे पैसा कमाया, तो क्या ये किसके एंड पर, अगर ये ज़ाहिर है कि जो हुकूमती सेनेटर ये बात कर रही हैं और ये वाकई अगर ये हो रहा है तो यहाँ पर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को चेक करना कि आपने एक टैक्स लगाया था और उसको मुबैना तौर पर इवेड करने के लिए ये रास्ता अपनाया गया। ये टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने कोई IT कंपनीज बना ली और जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उनको वो एज IT प्रोडक्ट शो कर रहे हैं ताकि वो
ये 0.25% जो टैक्स है उसकी प्राइमरीली इसका जो मोडस ऑपरेंडी है उसके अभी थोड़ी देर में एक्सपर्ट भी सेक्टर के ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट अगर जिम्मेदारी की आप बात करें किसने चेक करना है तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कि जो एक एक्सपोर्ट प्रोसीड जो आनी थी किस मद में एक्सपोर्ट हुई और किस मद में वो पैसा आ रहा है। उसके बाद अगर दूसरे किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बनती है। तो स्टेट बैंक और एफबीआर इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अगर इस स्टेज के ऊपर ही ये करेक्टिव मेजर्स ले लें बेहतर, अदरवाइज फिर ये ना हो कि ये जो एक फैसिलिटी अवेलेबल है, एक रास्ता जिसको चोर रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वो भी बंद हो जाए। कर ये रहे हैं ये कंपनीज जो है, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई और ये सिर्फ उनकी स्टेटमेंट की बात नहीं थी, मेरे कुछ जानने वाले थे उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये जो खास तौर पर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। कैसे कर रहे हैं, कुछ उनकी जो अपने आईटी विंग्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सेपरेट एज आईटी कंपनी रजिस्टर करवाया उन्होंने और उसके थ्रू कुछ जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं वहां से वो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकलिटी क्या है कि आई एम नॉट द एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन ये जरूर हुआ है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो है वो अब आईटी की कंपनीज रजिस्टर करवा रहे हैं। इसी मीटिंग के अंदर जो चेयरमैन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आकिफ सईद साहब वो भी मौजूद थे। उनसे वैसे ही उनको बुलाया था कमेटी ने ब्रीफिंग लेने के लिए कि जनवरी में तकरीबन मोर देन 3000 कंपनीज नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं पाकिस्तान में सिर्फ जनवरी के एक महीने में। अब ओवरऑल अगर आप देखें इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं रही, इकोनॉमी जो है बहुत स्लो पेस के ऊपर 0.9% के ऊपर ग्रो कर रही है। जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव 3.7% है सिर्फ दिसंबर के महीने में कंपेयर दिसंबर लास्ट ईयर। तो ये कंपनियां कैसे रजिस्टर हो रही है और उसके अगर आप ब्रेकअप में जाए जो नंबर वहां पे एससीसीपी ने शेयर किया, ये जो मोर देन 3000 कंपनीज नई रजिस्टर हुई है उसमें सिर्फ आईटी और ई कॉमर्स की जो कंपनीज है वो 652 है, यानी कि हर 5 में से एक जो कंपनी रजिस्टर नहीं हो रही है वो आईटी की हो रही है। अब आईटी में या तो पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ऐसी चीज हो रही हो और या पाकिस्तान में हो रही है जिससे इतना बड़ा इनको एक यहाँ पे कोई मतलब बहुत बड़ा कोई इनका बिजनेस हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें अब ये जो चीज है ना कि आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है और ऐसे वक्त में बढ़ रही है जबकि पाकिस्तान में एक ओवरऑल एंटाई एक एनवायरमेंट पाया जाता है। इस हवाले से आपको पता है कि पिछले साल भी पाशा जो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर जो हाउसेज एसोसिएशन है जो ओवरऑल आईटी सेक्टर को डील करती है, इनकी लॉबी फर्म है या एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई थी कि जो इंटरनेट स्लो डाउन किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो फायरवॉल लगाई जा रही है, उनके आईटी एक्सपोर्ट जो है वो इससे हर्ट होंगी। तो बजाय वो मुतासिर होने के उसमें पहले 6 माह में कामरान 28% इजाफा हुआ। तो ये आप कह सकते हैं कि जो सर्कमस्टांशियल जो एक एविडेंस होता है ना उससे जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है कि ये जो नंबर्स हैं कि आईटी की जिस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और अदरवाइज जो बाकी सेक्टर्स आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि उस तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है तो डू यू थिंक कि फिर इसमें फिर क्या मुमकिन तौर पर कानून क्या कहता है? क्योंकि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। सम टाइम ये होता है कि आप कानून का इस्तेमाल करते हुए एक आप इवेट कर लेते हैं, कानून के अंदर कोई लैकूना है तो उसका आप एडवांटेज लेते हुए आप फायदा उठा लेते हैं। एक होता है क्लियर कट, उसमें चोरी होता है। तो यहाँ पर क्या ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं ये उनके पास कोई कानून में ये कोई कमी बेशी है उसका फायदा उठा सकते हैं या क्लियर कट ऑफ ये टैक्स की चोरी है और उनको ये टैक्स भरना पड़ेगा? देखिए अगर तो आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो एफबीआर की सलाहियतों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है कि इसको वो इन्वेस्टिगेट कर भी सकते हैं बेहतर तरीके से। अब मुझे कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई, जब स्टोरी पब्लिश हुई तो एफबीआर हेडक्वार्टर में इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि अब इसका क्या किया जाए इस मामले का। कुछ लोगों का कुछ ख्याल था, लेकिन अभी एफबीआर ने अभी तक इसके हवाले से कोई हतमी एक्शन प्लान नहीं तैयार किया। अब इसको पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो एफबीआर से ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब जो रास्ता तो एक ही इसके अंदर बचता है कि या तो तमाम रेट्स जो है इनकम टैक्स के हर तरह की एक्सपोर्ट्स के वो स्टैंडर्ड कर दिए जाए। वो हो नहीं सकता। एक मखसूस सेक्टर को आप प्रमोट करते हैं, उसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको इनकरेज करते हैं और आईटी इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो उस सूरत में अब अगर सारी तो नहीं, अगर खास अच्छी खासी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं जो गुड्स की हैं वो सर्विसेज में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स के अंदर वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाएं तो इसका जो साइज है आईटी की एक्सपोर्ट्स का वो एबनॉर्मली बढ़ जाएगा। जब एबनॉर्मली उसका साइज बढ़ जाएगा तो फिर आईएमएफ या कल कोई और आपको कहेगा जी ये तो आपने जो स्पेशल रिजीम आपने जो दिया था इसका फायदा मिल गया है, कंपनियों ने बिजनेसेस अपने एस्टैब्लिश कर लिए हैं, तो अब इनके ऊपर आप नॉर्मल 29% जो भी उस वक्त का रेट होगा वो लगाएं। तो ये जो
आईटी के एक्सपोर्टर्स, एक वजह यह है कि ये 7 माह खबर दबी जो रही है ना, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो पाशा एसोसिएशन है जो इनको डील करती है, या बाकी लोग जिनको इसका पता था, वो इससे बात करने से कतराते थे, इस वजह से कि अगर हुकूमत को पता चल गया तो हमारा भी जो कम रेट है वो खत्म ना हो जाए। और ये खदशा अपनी जगह पे होता है। हमारे होता क्या है, चोरी नहीं पकड़ी जाती, वो जो रास्ता है ना, मतलब जो किसी को जेन्युइनली अगर कोई बेनिफिट हो रहा है उसको भी खत्म कर देते हैं कि ठीक है जी सबका ऊपर एक ही रेट होगा, तो इसको बड़ा केयरफुल देखने की जरूरत है। जो स्टेट बैंक की बात की है, स्टेट बैंक का काम है ये चेक करना, लेकिन स्टेट बैंक आपको पता है कि जब वो भी तो चाहते हैं ना कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिल्ड हों, तो आमतौर पर देखा यही गया है कि अगर आपके मुल्क में डॉलर आ रहे हैं, बाहर जाएं तो मुश्किल होता है, अगर आ रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल में उतनी पूछगछ नहीं की जाती, बिकॉज उसमें स्टेट बैंक का भी फायदा है। देखिए ये बात तो आपकी ठीक है कि स्टेट बैंक ज्यादा उसमें पूछगछ नहीं करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे एक अच्छी खासी जो अमाउंट है टैक्स की वो इवेड हो रही है, बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है। चूंकि नाज़रीन हमने एक तहिया किया हुआ है कि हर जो इम्पोर्टेंट मौका होगा उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहिब को हम याद दिलाएंगे कि उनके जो टैक्स के इनिशिएटिव्स हैं उसका आउटकम क्या है और किस बुरे तरीके से सैलिड क्लास जो है वो इस हवाले से पिस रही है। मैं एक दफ़ा फिर नंबर शेयर कर देता हूँ। अभी भी जो 1% एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स है वो एडजस्टेबल है, वो अभी भी वो पे कर रहे हैं, वो एडजस्टेबल है, 29% के अगेंस्ट ये करवा लेंगे। पहले 7 माह में नाज़रीन जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने 60 अरब रुपए का टैक्स पे किया है। इसमें वो नंबर शामिल नहीं है जो उन्होंने एडवांस इनकम टैक्स इसके अलावा सेक्शन 147 का दिया है या जो उनका स्टैंडर्ड टैक्स रेट है। 60 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स ने 7 माह में पे किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 अरब रुपया ज्यादा है। होलसेलर्स की बहुत ज्यादा बात होती है कि हमने उनको नेट में लेके आना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 अरब रुपए का टैक्स पे किया है इसमें ये जो 7 माह है। और जो रिटेलर्स हैं, जो ताजिर हैं, जो सबकी आंखों का तारा है, उन्होंने सिर्फ 19.5 अरब रुपए का टैक्स पे किया है। इसमें वो जो ताजिर 2 स्कीम के जो 10-15 लाख रुपए हैं वो शामिल नहीं, वो भी कर लें तो फिर भी 19.5 अरब ही रहता है। मिला के तीनों बड़े शोबों ने, एक्सपोर्टर्स ने, होलसेलर्स ने और ट्रेडर्स ने 93 अरब रुपए का टैक्स पे किया है 7 माह में। इसके मुकाबले में सैलिड क्लास ने 285 अरब रुपए का टैक्स लिया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 100 अरब रुपया ज्यादा है। सैलिड क्लास का जो टैक्स है 7 माह का, जो इजाफी टैक्स है वो 100 अरब है, और ये 3 बड़े शोबों का टोटल टैक्स 93 अरब रुपए। तो ये है डिस्पैरिटी। यहां पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सेक्टर एक्सपर्ट से, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जब ओवरऑल आईटी के ऊपर एक स्लो डाउन है तो कैसे ये आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और जो सेनेटर अनुशा रहमान का दावा है किस हद तक दुरुस्त है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अभी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है नदीम अहमद मलिक साहब ने, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे सेनेटर अनुशा रहमान ने जो एक आप कह सकते हैं बड़ा स्टार्टलिंग रेवलेशन दी है कि हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं मुबैना तौर पर अपनी जो वो प्रोसीड्स हैं उनको एज आईटी की प्रोडक्ट्स शो करके वो शायद टैक्स इवेट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि कितना ये ऑथेंटिक उनकी तरफ से क्लेम है? सबसे पहले तो शो में मदऊ करने का शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट को की ऑथेंटिसिटी तो मेरे ख्याल में हमारे जो अदारे हैं उनको उस पर ज़रूर एक देखना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ इस पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में कि हमें किसी एक सेक्टर को तो खैर पॉइंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो टेक्सटाइल है या दूसरी भी कुछ जो भी एक्सपोर्टर है। आईटी को बिज़नेस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर मैं आपसे कुछ वक्त लेके एक्सप्लेन कर सकूं कि पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है वो हमारी मईशत के लिए बहुत अहम सतून है, और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो हम आज देख रहे हैं कि हमारी यंग जनरेशन्स को इनफरादी तौर पे जो फ्रीलांसर हैं उनको ये रोज़गार दे रही है, और कंपनीज जो उसके जो पाकिस्तान में ग्रोथ कर रही हैं। जो ऑफ कोर्स हमारे एक्सपोर्ट के नंबर 3.2 अरब डॉलर हैं और बढ़ रहे हैं। इस सब को नर्चर करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और इदारों ने आईटी इंडस्ट्री को टैक्स में स्पेशल एक किस्म के मराहत दी हुई हैं। अब वो मराहत जो सी हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की में आईटी की इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़रोग के लिए एक बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेंगे। अब उस मराहत को देखते हुए अगर आप देखें कि दूसरी कोई भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और मेरी वैसे ख्वाहिश भी थी कि कोई नाम ना लिया जाता तो बेहतर था,
तो अब उसको देखते हुए कुछ अनासर ऐसे हो सकते हैं कि जो इन मराहत को गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में कोई फिजिकल गुड्स तो पाकिस्तान से जाती नहीं है, कोई कंटेनर नहीं खुलता, कोई एलसी नहीं खुलती, लेकिन उसकी वजह से कुछ कंपनीज कुछ जो से हैं वो इन मराहत का फ़ायदा गलत उठा सकते हैं। और हमारी यही ख्वाहिश थी कि सारी जो रियासती इदारे इस मामले में FBI है, स्टेट बैंक है, गवर्नमेंट पाकिस्तान है, जिन्होंने इतनी मेहनत की इस इंडस्ट्री को नर्चर करने में, और आज पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है और लोग इसको का रुझान भी बढ़ रहा है इसके ऊपर, और उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। ये ना कि इंडस्ट्री की ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसपे हमारी इंडस्ट्री पे कोई गलत इम्पैक्ट या असर पड़े। नदीम साहब, आपने सही कहा, ये कोई भी हो सकता है, ये टेक्सटाइल वाला भी हो सकता है, सर्जिकल वाला भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। तो विदाउट गोइंग इन द सेक्टर, अगर हम इसकी फेस वैल्यू के ऊपर स्टेटमेंट को ले लें, अगर कुछ कंपनीज ऐसा कर रही हैं तो उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि आप सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं, दहाइयों से आप ये काम भी कर रहे हैं, वो कैसे ये काम करें, वो एक जो गुड एक्सपोर्ट हो रही है उसको एज अ सर्विस, उसकी जो रिसीट है वो कैसे रिसीव कर रहे हैं वो? देखिए, इसमें तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो आईटी सर्विसेज हैं उनकी जो एक्सपोर्ट है वो फिजिकल तो नहीं है, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट है। एक कंपनी है, उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने बाहर किसी कंपनी के साथ एक सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपको मैं ये सर्विस दूंगी, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का है, चाहे वो वेबसाइट बनाने का है, चाहे उनकी कोई दूसरी कंपनी की कोई चीज़ उनका जो है वो आउटसोर्स पाकिस्तान में हुई है। तो एक सर्विस का एंगल है। तो कोई भी कंपनी किसी कंपनी के साथ जाके कह सकती है कि ये मेरा सर्विस एंगल है और ये मेरी कंपनी में कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनकी जो रेमिटेंस है वो अंडर जो स्टेट बैंक के जो कोड्स हैं जो एलोकेटेड हैं आईटी की रिसोर्स के ऊपर, वो उनके ऊपर वो रेमिटेंस कायम हो जाती है। तो अब इसमें जो मेरे ख्याल में जो आपने जिस तरह कहा कि इसमें ये मोडस ऑपरेंडी तो ऐसे है, और गवर्नमेंट और इसमें स्टेट बैंक पाकिस्तान और FBR बहुत फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हैं आईटी इंडस्ट्री को। तो मेरे ख्याल में अब देखना ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस की लेजिटिमेसी कितनी है, आई थिंक ये देखने वाला काम है। वो एक मेरे ख्याल में हमें ज़रूर देखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे अनासर इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए आईटी इंडस्ट्री को जो मराहत है या आईटी इंडस्ट्री को जो इस वक्त फ़रोग़ मिल रहा है। नदीम साहब, सॉरी टू कट यू, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये जो मुझे आपकी बात से लगा कि कोई आप वहाँ पे एक्सपोर्ट करने, सर्विस को एक्सपोर्ट करने को कॉन्ट्रैक्ट वो दिखाते होंगे, जिसका आपको उसकी लेजिटिमेसी की बात की आपने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, यहाँ से मैं कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और अपनी ही एक मैंने कंपनी बाहर भी बनाई हुई है, शेल्फ कंपनी कह सकते हैं आप, कुछ भी उसको कह सकते हैं। तो अपनी उस कंपनी के साथ मैं यहाँ से चीज़ बाहर गुड भेज रहा हूँ, वहाँ से मैं कोई सर्विस का एग्रीमेंट करके वो एग्रीमेंट ला के मैं स्टेट बैंक को दिखा देता हूँ कि ये मेरे उसके अगेंस्ट प्रोसीड आ गई। तो ऐसा स्टेट बैंक के पास, आप समझते हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इस किस्म की अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हो रही, कोई गलत एग्रीमेंट इस तरह का, कोई एक फेक एग्रीमेंट है, उसको वो आइडेंटिफाई कर सके? देखिए, ये चीज़ आपने जिस तरह बताई कि एक अपनी कंपनी की किसी कोई अपनी जो उस पर उसकी कोई शाख का जो कोई दूसरी को कर ले, स्टेट बैंक के पास मैकेनिज्म होना भी चाहिए और कुछ हद तक है भी कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट की ऑथेंटिकेशंस को वेरीफाई कर सके। अब अगर वेरीफाई नहीं होते तो मेरे ख्याल में इस सूरत में जिस तरह जो सेनेटर साहबा ने कहा और जो खदशात का इजहार किया, उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को थोड़ा सा इस पर ज़रा विजिलेंट होना चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, मेरे ख्याल में इसका दूसरा एक एंगल भी है। जो कंपनी सर्विस पाकिस्तान में दे रही हैं और ये कंपनीज को मराहत उनको हैं जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है और वो जो पाशा के मेंबर्स भी हैं, लेकिन जो मराहत के लिए आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये जो मेरे ख्याल में शायद वो स्टेट बैंक में इतना बर्डन या इतना जो लेजिटिमेसी को डालने के बजाय हम वो जो कंपनी की लेजिटिमेसी इस कंट्री के अंदर है उसका जो प्रोसेस है उसको हम स्ट्रिंजेंट और उसका जो हम जिस तरह बैंक्स KYC करते हैं आज, नो योर कस्टमर, इस तरह जो बर्डन है कि वो सर्टिफिकेट पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का होता है, उसकी जो सी स्क्रूटनी है उसकी जो है उसको जरा स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसमें नो द कंपनी को मेरे ख्याल में उस अगर हम जो है तरजीहात जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ले तो बेहतर हो सकता है। इसका मतलब नदीम साहब आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो भी प्रोसेस है ऐसे वेट करने का, कोई भी अगर आईटी कंपनी रजिस्टर कराता है तो शायद इतना फुल प्रूफ नहीं है शायद, क्योंकि इससे थोड़ा सा अभी तो ज़ाहिर है जो भी तहकीकात होंगी पता चलेगा, लेकिन कुछ जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, मसलन सिर्फ जनवरी के महीने में कोई 652 आईटी रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर हुई हैं। डू यू थिंक, ठीक है आईटी हमारे यहाँ ग्रो कर रही है, बट दिस नंबर इज रियली अनप्रेसिडेंटेड, थोड़ा गैर मामूली है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप SSCP के नंबर देखें तो SSCP पे तो आईटी कंपनी जो है वो कुछ 19,000 के लगभग कंपनीज हैं,
लेकिन जो पाशा के मेंबर्स हैं वो 1500 से 1700 मेंबर पाशा के पास हैं, और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के पास उसमें 4 से 5000 के लोग कंपनीज हैं जो मेंबर्स हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ कंपनीज देखें और नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर देखें इन दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो मिसमैच तो नज़र आता है। और आपने जिस तरह कहा ये 600 कंपनीज अभी रिसेंटली जो हुई हैं, ये एक ट्रेंड को तो शो कर रही हैं। और जो ये क्वार्टर खदशात का इज़हार कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि IT इंडस्ट्री की जो सर्विसेज हैं दुनिया में इस वक्त ज़रा स्लो डाउन है। हमारी मेजर मार्केट जो सी है वो US है, और US में भी ये जो बिजनेस है वो स्लो पेस के ऊपर है। कंपनीज जो बड़ी पाकिस्तान में हैं उनका भी जो नंबर्स अभी जो रिलीज हुए वो भी रिड्यूस हुए हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक इनको अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो शायद आपको ये चीज़ जो आपने सर्कमस्टेंशियल की बात की, तो यहाँ थोड़ा सा एक मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है और कहाँ बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। तो इसको वही बात के हमें देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए। और मैं दोबारा उसको कहूँगा कि कंपनी की जिनको ये मराहत हासिल है उनके ऊपर जो स्क्रूटनी है वो थोड़ी सी आपने सही कहा नदीम साहब कि अगर ओवरऑल अगर एनवायरनमेंट देखें पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी IT के मामले में कोई इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही। अब नेटसॉल जो एक बड़ी कंपनी है, नेटसॉल पाकिस्तान, उसका प्रॉफिट जो है उसमें 79% डिक्लाइन आया पहले 6 माह में। और जब पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी की ये हालत है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है ऑन द फेस ऑफ इट कि वो 79% प्रॉफिट डिक्लाइन है, और जनवरी में 652 नई IT और ई-कॉमर्स की कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं। तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। इस मामले को जो रोकने के लिए तो अपनी सारी जगह चीजें होंगी, चूंकि अब टिल रिसेंटली आप पाशा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, तो आपने क्या नोट किया ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 6 मंथ्स कि वहां पाशा के अंदर भी इस किस्म की कोई डिस्कशन या कन्वर्सेशन हो रही थी कि ये एक चीज सामने आ रही है, इसको टैकल किया जाए, या वहां पे इस चीज का एहसास नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल एहसास है। मेरे ख्याल में पाशा को तो बिल्कुल ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। ये मेरा मतलब भी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली मैं जो पिछली CEC थी और करंट CEC भी है, मैं उनको डेफिनेटली ड्यू क्रेडिट देता हूँ कि वो सब वॉलंटियर बेसिस पे इंडस्ट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में भी है। अब ये चीज़ को पाशा रियलाइज़ करती है, और मैं ख्याल पाशा के अंदर डिस्कशन ये डेफिनेटली ये पॉइंट है कि इसको हम इस जो खदशात का इज़हार किया है इसको हम मज़ीद किस तरह टैकल कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद वही है कि ये चीज़ कलेक्टिव बेस पे हमने करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की साइड से भी, SIFC की साइड से भी, हमारी IT इंडस्ट्री की साइड से भी, बिकॉज ये एक वो हमारा सेक्टर है जो हमारे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान के जो डॉलर की आमद है इस मुल्क में, वो बढ़ा सकता है। और इसको ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो आप कह लेंगे ब्लैक शीप्स हैं जो इसकी आड़ में मिसयूज कर रहे हैं, वो पूरी इंडस्ट्री को कहीं नुकसान ना पहुंचा। वेरी ब्रीफली, वेरी क्विकली, क्वांटम कितना हो सकता है एविजन का? क्या नंबर बहुत बड़ा है, एबनॉर्मेलिटी है, या अभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है टैक्स एविजन का? मेरा अपना ख्याल है कि ये अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, बड़ा इनिशियल कहीं स्टेज के ऊपर है, नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम अभी ही कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया नदीम अहमद मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और बाद जिक्र करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं, और जो उन्होंने हलचल मचाई है कि जो अपने फौज के जो सीनियर सरबराह हैं उनको बरतरफ किया है, और बहुत सी तब्दीलियां की हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया को और खुद अपनी अमरीकी जो अवाम है उनको हैरान कर रहे हैं, और शायद इसकी तवक्को भी थी जो दूसरी मरतबा वो सदर मुंतखब हुए, और जिस तरह की रेडिकल चेंजेस वो लाना चाहते थे। और अब जो उन्होंने फैसला किया है गुज़श्ता रोज़, जो अमेरिका के सीनियर तरीन आप कह सकते हैं कि उनके जो सरबराह हैं फौज के, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन, उनको उन्होंने अपने जो ओहदे से बरतरफ कर दिया है। उसके अलावा मजीद जो कई दूसरे अहम जो ओहदे थे उसमें भी लोगों को हटाया है, खास करके जो पहली वहाँ पर जो खातून नेवल चीफ थी अमेरिका में, उनको भी बरतरफ कर दिया गया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये बरतरफियाँ तो उन्होंने की हैं, लेकिन जो ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा है, और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में हमारे यहाँ तो शायद जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ऑन पेपर सबसे सीनियर पोजीशन समझी जाती है, बट जाहिर है कि हमें पता है कि थियोरेटिकली उतनी ताकत नहीं होती। लेकिन अमेरिका में एक्चुअली जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है वो असल तमाम जो फौज है उसको कंट्रोल करता है। वो
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि जो उनका वज़ीर दिफा है और जो अमरीकी सदर है उसका वो एडवाइज़र भी होता है दिफाई अमूर के हवाले से। तो जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने CQ ब्राउन की जगह एक रिटायर्ड जो फ़ज़ाइया के अफसर हैं और वो 4 स्टार जनरल भी नहीं है, वो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको इस ओहदे के लिए नामजद किया और वो रिटायर हो चुके थे। ये भी अपनी जो नौयत का एक नया आई थिंक एक प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है। हालांकि शहबाज वहाँ पर मैं पढ़ रहा था तो ये प्रेसिडेंट के ज़ाहिर इख्तियार उनके पास है और ये उनके पास अथॉरिटी है कि अगर वो समझें कि ये ज़रूरी है अपने पॉलिसी के लिए और अपने अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए तो किसी रिटायर्ड फौजी अफसर को भी वो फौज का सरबराह लगा सकते हैं। तो अनबिलीवेबल है जो कुछ चेंजेस वो आ रही हैं और जो मेन उसकी वजह है मसलन एक तो ये जो CQ ब्राउन है इनके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे अमेरिका की तारीख में ब्लैक थे जो इस अहम ओहदे पर उन्होंने सर्व किया। उससे पहले जो पहले थे वो कॉलिन पावल थे और जो पहली खातून इसी तरह से जो नेवल वो उनकी सरबराह थी। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी कि ये जो आउटगोइंग जिनको फायर किया गया है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये डाइवर्सिटी और जो माइनॉरिटीज़ हैं या डिफरेंट लोग हैं उनको फौज के अंदर प्रमोट करने की बात करते थे। लेकिन जो आपको पता है कि मौजूदा अमरीकी सदर हैं वो इस पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कोई डाइवर्सिटी इस तरह के जो मामलात हैं वो अपने आप को वैसे दूर समझते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट भी हुई थी अक्टूबर 2023 में फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। बट जो इलेक्शन कैंपेन थी प्रेसिडेंट ट्रंप की उसमें उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो इन शख्सियत से कोई इतने ज़्यादा मुतासर नहीं, उनको चेंज करेंगे। इसके अलावा जो बाकी भी 2 चेंजेस हुई हैं तो डू यू सी कि अभी वहाँ से एनालिसिस किस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं ये टॉप टीयर पे इन 3 लोगों तक ही महदूद रहेंगी या फर्दर भी कुछ चेंजेस हो सकती हैं इस हवाले से? देखें चेंजेस तो टॉप टीयर पे भी हुई हैं और उससे पहले भी ज़ाहिर है कि जो जब नई इतने ऊपर लेवल पर तब्दीलियाँ आती हैं तो फिर पूरा आपको पता है कि एक शेकअप होता है और एक बहुत बड़ा ये उन्होंने शेकअप किया है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो जस्टिफिकेशन भी उन्होंने दी है वो यही कहते हैं जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं जो खुद मेजर के तौर पर सर्व कर चुके हैं अमेरिकन मिलिट्री में, और वो ये कहते हैं कि मकसद इसका ये है कि अमेरिका की फ़ौज को मजबूत बनाना और कामयाबी से जंगें जीतना और अपनी सरहद को मजबूत बनाना। तो इसमें ये जो एक एलिमेंट है कि अपने बॉर्डर को मजीद स्ट्रेंथन करना है, इसका मतलब ये है कि वो जो अमरीकी सदर का जो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन है उसमें वो फ़ौज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि फ़ौज अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर तो है पेंटागन, लेकिन आम तौर पर कहा यह जाता है कि फ़ौज एपॉलिटिकल वहां पर रहती है और उनकी ड्यूटीज सिविलियन साइड पे उस तरीके से नहीं रहती है और जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो मिलिट्री जो लीडरशिप को वो चेंज कर रहे हैं ताकि जो नई फौज की क़यादत आए तो वो डोमेस्टिक इश्यूज हों, वो एक्सटर्नल पॉलिसीज हों तो उस पर कोई क्वेश्चन ना करें। मसलन वो बड़ा ज़बरदस्त CNN पे एक वो आर्टिकल भी लिखा हुआ था तो उसका हेडलाइन बड़ी खूबसूरत थी, उसमें लिखा हुआ था कि सल्यूट एंड एग्जीक्यूट, कि ट्रंप ऐसे फौजी चाहते हैं जर्नैल के जो उनको सलूट करें और जो उनको हुक्म दें वो चुप करके उससे अमल दरामद करें, उस पर कोई ये कामरान ये जो अब राइट विंग लोग हैं और ख़ास तौर पर ये जो पर्सनैलिटीज़ फोकस जो चीज़ें आ रही है ना, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप की खूबसूरती होती थी कि वहाँ पे इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते थे, सिस्टम्स और पॉलिटिकल पार्टीज मैटर करती थी, वो चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म करते जा रहे हैं। और उसकी एक एग्जांपल ये भी है, वो एक सीधी बात कहते हैं, पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, आजकल उनका कोई चल भी रहा है कि उनकी कन्वर्सेशन किसी के साथ, वो कह रहे आई एम द लॉ, कि अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आई एम द लॉ, अगर आप मेरी बात नहीं करेंगे तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। तो ये जो ट्रेंड है ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो एक तो प्रिंसिपल चीज़ होती है ना, प्रिंसिपल चीज़ ये है कि कोई भी प्रेसिडेंट है, इवन इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर प्राइम मिनिस्टर है या उनको एक पूरा राइट होना चाहिए अपनी जो कोई भी वो टीम सेलेक्ट कर सके, वो तो होगी एक चीज़। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, कवानीन है और फिर उसके ऊपर जो आइन है उसके उस सामने रखते हुए अगर ये चेंजेस हों तो फिर ये चेंजेस बुरी नहीं लगती। लेकिन जाहिर है कि वो ट्रंप हैं और वो इन चीज़ों को नहीं मानते। और इंटरेस्टिंगली एक जो कॉमनैलिटी आप कह लें कि चलें, जो नए ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आ रहे हैं, उनके सरबराह जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन, ये कैरियर F-16 पायलट थे। आपको पता है कि पाकिस्तान को भी अमेरिका ने F-16 दिए थे और इससे पहले ये CIA में एसोसिएट डायरेक्टर की जिम्मेदारियां जो मिलिट्री अफेयर्स हैं वो अंजाम दे रहे थे। अब जाहिर है कि सेनेट इनकी अप्रूवल देगा तो नए नए प्रेसिडेंट्स वो सेट कर रहे हैं। और जैसे शहबाज ने बात की कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, ट्रंप अपने आप को ही कानून और आइन समझते हैं और उसका असर जो है वो ना सिर्फ अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं
बल्कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, उसके ऊपर भी पड़ रहा है। क्योंकि इसी हफ्ते जो एक और बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई कि अमेरिका ने और मगरिब ने जो रूस को और उनके सदर को व्लादिमीर पुतिन को आइसोलेट करके रखा था, वो आइसोलेशन खत्म हो गई है और सऊदी अरब में पहली मरतबा 3 सालों में फेस टू फेस मुज़ाकरात हुए हैं रूस और जो अमेरिका के आला हुकाम है। उन मुज़ाकरात में क्या हुआ और फिर यूक्रेन और यूरोप का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते यानी कि ट्यूसडे को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अहम मुज़ाकरात हुए और अमेरिका और रूस के जो हुकाम हैं उन्होंने इन मुज़ाकरात में शिरकत की और ये मुज़ाकरात यूक्रेन में जंग का किस तरीके से खात्मा किया जाए, ये बुनियादी उसमें एजेंडा था। और ओवरऑल जो रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हैं उसको किस तरीके से मामूल पर लाया जाए। अब ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसकी जो सिग्निफिकेंस इस एतबार से है कि बात तो यूक्रेन की हो रही थी, ना यूक्रेन का नुमाइंदा उस टेबल पर मौजूद था मुज़ाकरात की, और ना ही यूरोप के कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद था। क्योंकि यूरोप अपने आप को जो रूस की पॉलिसीज हैं उनके बकौल अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। और जो सदर ट्रंप हैं, बावजूद इसके कि एक हंगामी इजलास भी हुआ पेरिस में, फ्रांस के सदर ने बुलाया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम जो फरीकैन हैं उसको शामिल किया जाना चाहिए इन मुज़ाकरात में, लेकिन ट्रंप ने एक नहीं सुनी और वो जो अपनी पॉलिसी है उस पर अमल पैरा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है कि जो यूक्रेन के सदर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी अगर डील होगी और मेरी पीठ पीछे डील होगी तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा। लेकिन ट्रंप ने ये कहा है कि ये तो डिक्टेटर हैं, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। क्योंकि ये जंग की वजह से, क्योंकि इनका मैंडेट जो 4 साल मुद्दत थी वो पिछले साल मई में खत्म हो गई, 2021 में शायद नहीं पिछले साल खत्म हुई थी, लेकिन क्योंकि वहां हालत जंग में है तो इसकी वजह से फिर वहां पर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। तो एक तो ये चीज, और दूसरा फिर जब जवाब दिया ज़ेलेंस्की ने तो उस पर फिर अगेन व्हाइट हाउस की तरफ से सवाल आया, क्या कहते हैं कि जवाब आया, उन्होंने कहा कि आप अगर अमेरिका के सदर को, ट्रंप को इंसल्ट करेंगे तो फिर हम आपसे अच्छे की तवक्को ना रखें। तो जो सबसे बड़ा इस वक्त क्वेश्चन है कि जो सवाल इस वक्त उभर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अमेरिका उसको लीड कर रहा था, एक ग्लोबल ऑर्डर आया और उसमें अमेरिका और जो यूरोप है, फिर नेटो, ये सब पूरी दुनिया का इन्होंने सिक्योरिटी का आप कह लेंगे एक ठेका लिया हुआ था। और खास करके जो यूरोप की सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी हमेशा अमेरिका ने ली है। लेकिन जो पॉलिसीज अब ट्रंप अपना रहे हैं, इग्नोर किया है यूक्रेन को, इग्नोर किया उन्होंने यूरोप को, खदशा ये है कि जो 80 साल एक जो अलायंस था यूरोप और अमेरिका के दरमियान वो अब खत्म होने जा रहा है। इंटरेस्टिंगली जो ट्रंप है उन्होंने ये कहा है कि आप अपने दिफा पे खुद पैसा खर्च करें, वैसे भी रशिया और हमारे बीच में तो अटलांटिक है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी करें। लेकिन वो तो पूरा उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने जा रहे हैं। 3-4 इसके अंदर बड़ी मेजर जो डेवलपमेंट्स हुई थी जिसका आपने जिक्र कर दिया है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान टेलीफोन में कन्वर्सेशन हुई और एज ए गुडविल जेस्चर उन्होंने मेरा ख्याल एक अमेरिकन कैदी भी उनके पास था, उनको छोड़ा। उसके बाद अगले स्टेप में फिर ये सऊदी अरेबिया वाली मीटिंग हुई, फिर इन्होंने अपना जो वजीर खजाना था उनको प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन के उनके पास भेजा। तो जो रैपिडली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस एक चीज़ तो बड़ी वाजे हो गई है कि जो एक ग्लोबल ऑर्डर है उसमें जब चाहे अमेरिका जो है उसको डिक्टेट कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट वहाँ के जो क्रिटिक्स हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से जिस रैपिड स्पीड के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कंसेशन दे रहे हैं, उनके ख्याल में ये कंसेशन है कि आप रूस के साथ डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दो और इसका मतलब ये है कि रूस की आपने जो हैसियत है एज वन ऑफ द ग्लोबल पावर्स उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। एंड मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जो इस तनाज़े का आगाज हुआ है इसकी वजह यूक्रेन है। मतलब पूरा एक रिवर्सल है जो वेस्ट और यूरोप कर रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली मर्तबा जो उनके सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने ये कह दिया कि ये जो यूक्रेन का मुतालबा है कि नेटो में शामिल होना है ये अनरियलिस्टिक है। और लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी ना? जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा है कि पहली मर्तबा किसी मगरिब के लीडर ने जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है उसका जिक्र किया। हम भी यही कहते हैं कि
यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जो हमारे रूस का तो बाकायदा इसके ऊपर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था ना कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने जितना एक्सपैंड करना था कर लिया, नेटो ने जितना एक्सपैंड करना था कर लिया, तो उनको हमारे डोर स्टेप के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे डोर स्टेप के ऊपर आए, जो जिसका तरीकेकार ये था कि ईयू की जो मेंबरशिप थी वो एक्सपैंड हो रही थी, यूक्रेन के अलावा 3-4 और जो रियासतें हैं वो भी उसमें शामिल होना चाह रही थी यूरोपीय यूनियन में, तो वहां से ये जंग का आगाज इसमें ये इंटरेस्टिंग है कि जो ईयू की मेंबरशिप है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इस पर जो रूस कहता है कि हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर वो ईयू का मेंबर बनना चाहते हैं तो उस इकोनॉमिक यूनियन का मेंबर बने, लेकिन जो किसी ऐसे सिक्योरिटी अलायंस या नेटो का हिस्सा ना बने जिससे हमारे जो सिक्योरिटी है वो अंडर थ्रेट आ जाए। लेकिन यूरोप का जो सबसे बड़ा खदशा है, उनको ये लगता है कि ये बात यूक्रेन पे नहीं रुकेगी। जो मौजूदा रूस के सदर है व्लादिमीर पुतिन, वो पुरानी जो एक रशियन एम्पायर है उसके वो डिज़ाइन देख रहे हैं, वो बर्लिन तक आना चाहते हैं। तो उनका ये खदशा है कि आज अगर ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया, क्योंकि इस वक्त भी जो 24 तारीख को आपको पता है कि 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे जब इस इन्वेजन का आगाज़ हुआ था रूस की तरफ से, तो 20% जो इलाका है यूक्रेन का वो रूस के पास है। और खदशा ये है कि ये जो डील मुमकिन तौर पर होने जा रही है, तो जो इलाका रूस के पास मौजूद है वो कह रहे हैं कि वो रूस को ही अमेरिका देने के लिए अगर बता दें कि टाइम हमारे पास कम रह गया, मेरा ख्याल जो अगले कुछ दिन के दरमियान जो स्टेप्स एग्री हुए हैं दोनों प्रेसिडेंट्स के दरमियान कि वो अपने एम्बेसडर्स भी चेंज करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कुछ एलिगेशंस भी लगाई हैं सदर ट्रंप के ऊपर कि उनको शायद सही इंफॉर्मेशन नहीं, हिस्ट्री का उनको सही नहीं पता। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जब ये रशियन इन्वेजन स्टार्ट हुई थी यूक्रेन की, तो उसमें उनके ज़ाहिर पाबंदियां भी लगी थी। उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे अमेरिका ने, बाकी मगरबी ताकतों ने वो ख़त्म कर दिए थे। तो ये जो मुलाकात सऊदी अरब में हुई है उसके बाद उन ताल्लुकात पर को भी मामूल पर लाने की बात की गई है। और जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप हैं बुनियादी तौर पर जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है रशिया की वो उसका हिस्सा बन गए हैं। और उसके जवाब में फिर आपको पता है कि ट्रंप ने कहा कि ये तो डिक्टेटर हैं, इनके पास तो मैंडेट भी नहीं है। बहरहाल ओवरऑल आई थिंक बहुत आप उसे कह सकते हैं कि गैर मामूली इस वक्त डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। और श्योरली बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब ट्रंप अपनी 4 साल मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे तो शायद जिस हालत में आज दुनिया है उससे मुख्तलिफ ही होगी। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।